अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी सर, शुरू किया जाए। सब आ गए? बिस्मिल्लाह। हाँ, बिस्मिल्लाह। जी, तो सबसे पहला सवाल, आप लोगों ने प्रोनाउन याद किए? जी सर। सबने याद किए? किसी के रह गए प्रोनाउन? सबके याद हो गए प्रोनाउन? जी। एक नई सिस्टर ज्वाइंट हुई थी। सिस्टर, आपको समझ में आ रहा है हमारी क्लास? हाँ, आ रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आप कोई सवाल होगा ना, आप पूछते रहिए सिस्टर। ठीक, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही सिस्टर आपकी। आएगा इंशाल्लाह ताला, आएगा। आप बीच में से ज्वाइन हुई है ना सिस्टर, ठीक है ना? इंशाल्लाह ताला थोड़ा थोड़ा आएगा। आप हिम्मत ना हारे, साथ में रहे इंशाल्लाह ताला। जो पीछे का छूट गया ना, वो भी आएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना? जी इंशाल्लाह आएगा इंशाल्लाह ताला। हाँ? हुआ का मतलब कौन बताएगा? हाथ उठाइए, ऐसे ही मत बताइए। हुआ का मतलब कौन बताएगा? मॉनिटर साहब, आप देखिए किसने हाथ उठाए और फिर वो नंबर हिसाब से बताइए। हुआ का मतलब कौन बताएंगे साहब? जी सर, 127, 120। जी 127 बताइए। He, third person male singular. थर्ड पर्सन मेल सिंगुलर। और सिस्टर उर्दू में? जी उर्दू में वो। हाँ, उर्दू में वो। माशाल्लाह, ठीक है ना? उर्दू में क्या बोलेंगे? वो, ठीक है ना? जी सर, हुमा का मतलब कौन बताएगा? नंबर वारी बताइए, नंबर वारी। हाथ उठा के बताइए। हुआ का मतलब, हुमा का मतलब कौन बताएगा? 145 सर। जी 145 बताइए। थर्ड पर्सन फीमेल ड्यूअल सर। थर्ड अच्छा, पर्सन फीमेल ड्यूअल, दे बोथ। और फिर मेल के लिए क्या? अच्छा, फिर मेल के लिए क्या? मेल के लिए जी सर, मेल के लिए भी सर, थर्ड पर्सन फीमेल मेल के लिए भी ड्यूअल है ये, दे बोथ, वो दोनों। दे बोथ। हाँ हाँ, माशाल्लाह, ठीक है ना? अना का मतलब, ये क्या लगा दिया? अना का मतलब कौन बताएगा? मैं आप बताइए। अना का मतलब? 173 सर। हाँ जी बताइए। 137 173। 173 बताइए। मैं हाँ फर्स्ट जी, पर्सन मेल या फीमेल सिंगुलर के लिए। फर्स्ट पर्सन मेल या फीमेल सिंगुलर के लिए, है ना? अना। हाँ, माशाल्लाह। मॉनिटर साहब, आप भी बताइए। अंता का मतलब? अंत का मतलब सर तुम, फर्स्ट पर्सन मेल। नहीं नहीं, अंता का मतलब? Second person. सर उर्दू में तुम ना बोलिए सर। तू सर उर्दू मेरे में से तुम उर्दू में मत पूछिए, मेरे से नहीं। उर्दू में देखिए, अगर आपकी जबान, आप अगर ख्वाब उर्दू में देखते हैं ना, या प्लानिंग उर्दू में करते हैं ना, कल मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो आपकी जबान उर्दू है, ठीक है ना? अंता, अंता मतलब तू, ठीक है ना? जी, तू मेल यानी सिंगुलर सर, सेकंड सेकंड पर्सन। पर्सन मेल सिंगुलर,
ठीक है, कौन बताएगा अंता जी। का सेकंड पर्सन फीमेल सिंगुलर क्या होगा? अंति अंती। हाँ? अंती। हाँ हाँ, ठीक है ना? हाँ, अच्छा, और कौन बताएगा? हिया का मतलब कौन बताएगा? हिया। One, थर्ड two, पर्सन फीमेल सिंगुलर के लिए सर। Singular. शी, वो, शी। हाँ, थर्ड वो, पर्सन फीमेल सिंगुलर, वो औरत। सिंगुलर, वो औरत। नहनु। We. नहनु फर्स्ट We. पर्सन मेल एंड फीमेल के लिए प्लूरल। वी, हम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, ठीक है। अंतुमा। सेकंड पर्सन फीमेल मेल के लिए ड्यूअल ड्यूल के लिए, ड्यूअल, यू है ना? टू। ड्यूल के लिए, हाँ, मेल फीमेल दोनों के लिए। ठीक है ना, याद आ गया आप लोगों को, सब मालूम पड़ गया? हाँ yes. हाँ, यहाँ पे आप बोल सकते हैं तुम, है ना? तुम दोनों, एक्चुअली तुम दोनों, ठीक है ना? कौन है मेरे को पूरे 14 साथ में सुना सकते हैं? कौन? हुआ हुआ हुम, हाथ उठा के बताइए, रेज योर हैंड। पूरे पूरे 14 किसको याद हो गए? हुआ हुमा हुम, वो पूरा किसको याद हो गया? जी। जी, हाथ उठाइए सर। किसने कौन साहब है? सर मैं सुना सकता हूँ। जी, बिस्मिल्लाह सर। हुआ हुमा हुन, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, अना नह। अना और नहनु, माशाल्लाह। अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु, ठीक है ना? फिर हमको ये भी बात याद रखनी है कि हुमा के अंदर जो ये अलिफ लगा हुआ है ना, ये ऑलवेज ड्यूल की निशानी है। जी। ठीक है ना? ये ड्यूल की निशानी आगे तक जाएगी, बहुत आगे तक काम में आएगी। अंतुमा में भी ये ड्यूल की निशानी लगी हुई है, राइट? जी सर। है ना? अंतुमा में ड्यूल की निशानी लगी हुई है। फिर एक और एक बात बताता हूँ, बाद में आपको काम में आएगी। ये जो वाव है ना, वाव बाद में काम में आएगी, शायद अभी काम में नहीं आए। ये वाव को भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना? ये वाव मेल की निशानी होती है, ठीक है? अभी नहीं, बाद में काम में आएगी आप। उसके बाद हमने देखा कि नून फीमेल होने की निशानी है ना? जी। अंतुन्ना, अंतुन्ना का मतलब क्या होगा? तुम सब तुम सब औरतों। औरतें, यू ऑल। हाँ, तुम सब। हाँ, ये क्या लिख दे? यू ऑल फीमेल, सेकंड पर्सन प्लूरल, ठीक है ना? हाँ, देखिए, ये आप लोगों को याद हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे। डिटैच प्रोनाउन के बारे में और कौन क्या बता सकता है मेरे को, इसका माइंड मैप? जी सर, always alone, जी, Alone. always come alone, always in Rafa stage, and always on right hand of a pronoun. Fixed. नहीं, Always तो are देखिए एक एक करके बताएंगे। ऑलवेज ऑन, अलोन, ऑलवेज alone. Alone. अलोन। ये तो इनका नाम ही बता रहा है कि ऑलवेज अलोन होते हैं, ठीक है ना? ये कभी भी जी। किसी के साथ भी चिपके हुए नहीं होते, जैसे किसी वर्ब के साथ, किसी पार्टिकल के साथ, या किसी नाउन के साथ। एक्चुअली वर्ब और पार्टिकल के साथ ही चिपक सकते हैं, ये दोनों के साथ नहीं चिपके हुए होते, ठीक है ना? जी सर। और हमेशा कौन से साइड में आते हैं? इंपॉर्टेंट निशानी Right क्या है ये? Right हमेशा side. Right. राइट साइड पे, Right हमेशा side. आप इनको दिखेगी राइट साइड पे ही दिखेंगे। अब किसके राइट साइड पे, अब मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है आपको, लफ्जों के राइट साइड जी। पे, है ना? सही। चाहे वो प्रोनाउन, चाहे वो प्रपोजिशन हो, चाहे वर्ब हो, उसके राइट साइड पे दिखेंगे, ठीक है ना? जी।
अच्छा, और क्या पता है इसके बारे में? रफा रफा ग्रामेटिकली ये और हमेशा रफा की स्टेज में ही होंगे और वो स्टेज में ये फिक्स है, इनकी कोई स्टेज जी दूसरी स्टेज होगी नहीं। और सही तीसरा ये मालूम है कि ये स्पेलिंग के मामले में भी फिक्स है, ये कभी भी इनकी स्पेलिंग चेंज नहीं होगी। जी ठीक है ना? टाइम ये नहीं जो हुआ, हुमा, हुम, ये 14 प्रोनाउन है, इनको बोलते ही डिटैच प्रोनाउन है, डिटैच्ड प्रोनाउन। जी डी अटैच में जानबूझ के बोलता हूँ उसको ताकि आपको मालूम पड़े कि ये लफ्ज क्या बोल रहा है कि आई एम नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग। डी अटैच्ड, डिटैच्ड प्रोनाउन है, ठीक है ना? जी सेपरेट प्रोनाउन है, अलग है, हाँ हाँ, मुनफसिल है, ठीक है ना? इतना पता चल गया आपको? जी सर ठीक है ना? हाँ, अब एक लॉजिक तो हमारा ये बोल रहा है कि अगर अटैच प्रोनाउन भी है, हमने देखा है अभी, जी अटैच प्रोनाउन के बारे में आप फौरन ये बता सकते हैं कि वो इसके ऑपोजिट होंगे। अगर ये ऑलवेज अलोन है तो वो क्या होंगे? ऑलवेज किसी के साथ होंगे। साथ होंगे। ऑलवेज अटैच होंगे। अगर ये राइट साइड में है तो वो क्या होंगे? ऑलवेज लेफ्ट पे होंगे। लेफ्ट साइड में होंगे। ये रफा में है तो वो या तो रफा या तो नसब में हो सकते हैं या जर में हो सकते हैं। ये अभी सीखना बाकी है हमारा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ सकता है। सही है, ये फिक्स है तो वो भी फिक्स ही होने चाहिए। ठीक है ना? जी हाँ, ये फिक्स है तो वो भी फिक्स होने चाहिए, क्योंकि ये अपना कलर, रूप, रंग, अगर ये हुआ है लिखा हुआ तो ये हुआ ही लिखा हुआ रहेगा हमेशा हमेशा हमेशा। ठीक है ना? जी उसको जी भी ऐसे ही लिखा हुआ होना चाहिए। अगर वो चेंज हुआ तो फिर इसको भी चेंज होना चाहिए। ये भी चेंज नहीं होता, वो भी चेंज नहीं होता। लेकिन हम लोग क्या सीख रहे हैं? जबान सीख रहे हैं। जबान के अंदर हमेशा एक्सेप्शंस होती हैं। ठीक है ना? जबान के अंदर जी क्या होती हैं? एक्सेप्शंस होती हैं। तो जबान सीखने का सबसे पहला रूल होता है, सबसे पहला रूल क्या होता है? एवरी रूल हैज एन एक्सेप्शन। सबसे पहला रूल क्या है? स्टार वन रूल इसको मैं बोलता हूँ। कोई किताब में ऐसा नहीं लिखा हुआ होगा कि स्टार वन रूल क्या है। यानी रूल का भी रूल से भी पहला रूल है ना। आपको मालूम है ना, जब कंप्यूटर के अंदर स्टार लिखते हैं वो सबसे ऊपर आ जाता है, एस्ट्रिक जी बनाते हैं तो ना, इंडेक्सिंग में सबसे ऊपर आता है। मैं उसको स्टार वन रूल बोलता हूँ। स्टार वन रूल ये है कि एवरी रूल हैज अ एक्सेप्ट एक्सेप्शन। हर रूल को एक एक्सेप्शन होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जबान सीख रहे हैं आप। ठीक है ना? जबान के अंदर एक्सेप्शंस होते ही होते हैं। 2 और 2 कितने होते हैं? कौन बताएगा? चार। माशाल्लाह, 2 और 2 आपने क्या बताया? सब राजी है ना? लेकिन मैंने पूछा है 2 और 2 कितने होते हैं? जी 2 और 2 22 होते हैं सिस्टर। हाँ, 2 4 होते हैं। दोनों लफ्जों में फर्क मालूम पड़ा आपको? दोनों सेंटेंस में मैंने पूछा था 2 और 2, तो आप 22 भी बोल सकते थे, आप 4 भी बोल सकते थे। लेकिन एक्चुअली 4 सुनने के लिए मुझे ये बोलना चाहिए था 2 जमा 2 कितने होते हैं। ठीक है ना? जबान है ना, ट्विस्टेड होती है सिस्टर। हाँ, जबान, हाँ, सब मेरे भाइयों मेरी बहनों, जबान को आप पकड़ नहीं सकते ना, इसीलिए जबान है। ठीक है ना? जबान में 2 और 2 22 भी हो सकता है, 2 और 2 4 भी हो सकता है। ठीक है ना? एवरी रूल हैज एन एक्सेप्ट एक्सेप्शन। हर रूल को एक एक्सेप्शन होगा ही होगा, मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? इसका भी एक रीजन बताता हूँ। थोड़ी देर मेरे साथ रहिए, हिस्ट्री में जाएंगे पीछे। ठीक है? इसका रीजन भी बताता हूँ। पहले क्या होता है ना, लोग है ना कुछ आवाजें निकालते हैं। बहुत पुराने जमानों में, आप समझ लीजिए 5000 साल पहले, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट्स। पहले क्या करते हैं लोग? आवाजें निकालते हैं, ऊ आ ई ऊ, कुछ आवाजें निकालते हैं। फिर कोई है ना, कुछ चीजों की आवाजों के साथ नाम फिक्स हो जाता है। जैसे मुर्गी को मुर्गी बोलने लगे, मुर्गे को मुर्गा बोलने लगे, अंडे को अंडा बोलने लगे। फिर वो आहिस्ता 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 जाके वो जबान बनने लगती। लोग है ना, कॉमन लोग जो उस सोसाइटी के या उस ग्रुप के या उस कबीले के लोग, उस मुर्गे को मुर्गा ही सब बोलने लगेंगे। ठीक है ना? आदमी को आदमी, औरत को औरत, बाप को बाप। ठीक है ना? ऐसे करते जी करते 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 जबान और फैलती है, और लोग, कॉमन लोग है ना, और ज्यादा लोग उस जबान को बोलने लगते हैं। ठीक है ना? फिर और आगे जाती है जबान, तो है ना, आप समझ लीजिए कि जो
सोल्जर्स और बाकी लोग है ना, वो ऑफिशियल्स लोग बोलने लगते हैं उस जबान को। फिर जबान और आगे बढ़ती है तो उसको है ना आप जो कोर्ट के लोग हैं, जो राजा महाराजाओं के कोर्ट, जो गवर्नमेंट के लोग हैं ना, वो बोलने लगते हैं। जब वो बोलने लगते हैं तो उसमें और तरक्की होने लगती है, उसमें और तहजीब आ जाती है। जैसे इसमें तहजीब आ जाती है तो इसके साथ पोइट्री बनने लगती है, पोइट्री और लिटरेचर बनने लगता है। और इसके साथ ही साथ एक और डिवीजन हो जाता है, वो है ना कोर्ट की जबान होती है, लीगल लैंग्वेज भी बन जाती है, एक लीगल लैंग्वेज भी बन जाती है। ठीक है ना, इस तरह से एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, इस तरह से लैंग्वेज है ना डेवलप होती है ना। जब लैंग्वेज पूरी डेवलप हो जाती है ना, तो नए लोग जब ये राजा साहब की तरह और जाके किसी और को जीतेंगे, बराबर वाले देश को, तो किंग की लैंग्वेज चलती है, किंग का रिलीजन चलता है। कभी भी दुनिया में ये रूल है, किंग का रिलीजन चलेगा और किंग की लैंग्वेज चलेगी। ठीक है ना। हम भी आजकल इंग्लिश बोलते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे किंग की लैंग्वेज इंग्लिश थी कुछ साल पहले, राइट। और अभी तक हमारा किंग ही है एक हिसाब से, उसके ऊपर कभी बहस करेंगे। लेकिन किंग की जबान चलती है, किंग का ही लैंग्वेज चलता है उस कंट्री में, जिस कंट्री में वो है। तो फिर दूसरे लोग जब इस किंगडम के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो उनको भी सीखनी होती है ये जबान जो भी डेवलप हुई है। तब वो उनको तकलीफ होती है, वो बोलते हैं हम कैसे सीखेंगे। तब जाके समझ लीजिए ना, अगर ये 500 साल का सफर है, तब 500 साल, 1000 साल बाद जाके नए लोग आते हैं और जबान सीखने के लिए कोशिश करते हैं। तब जाके ग्रामर बनता है। बात समझ में आ रही है आपको? ग्रामर कितनी देर से बनता है ना? जी ग्रामर क्या होते हैं? ग्रामर रूल होते हैं। ग्रामर क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल होते हैं, है ना। लैंग्वेज मैप होता है, लिंग्विस्टिक मैप होता है। वो लिंग्विस्टिक मैप जबान के बहुत सालों बाद बनाया जाता है। ठीक है ना। जी ये इतना जो डिले हो जाता है, 1000 साल, 5000 साल, जितने भी 1000 साल का, तो जबान तो पहले बन जाती है, ग्रामर बाद में बनता है। ठीक है ना। इसके लिए हर रूल को एक एक्सेप्शन होता। ठीक है ना। जी बात समझ में आई ना? अगर ऐसा होता कि ग्रामर पहले बने, यानी रूल पहले बने फिर लैंग्वेज बने, तो कोई भी एक्सेप्शन मिलना मुश्किल था आपको। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जबान पहले बनी, ग्रामर बाद में बना। ठीक है ना। तो आपको एक्सेप्शन मिलते ही रहेंगे, हर जबान में एक्सेप्शन मिलेंगे, क्योंकि ऐसा होता नहीं कि ग्रामर पहले बने और जबान बाद में बने। ठीक है, ये बात समझ में आ गई एक्सेप्शंस के बारे में, जी है ना। अच्छा, अब एक है ना, मैं एक और सवाल पूछना चाह रहा हूँ अपनी क्लास के बारे में। आपको कैसा लगा हमारा नॉन कन्वेंशनल मेथड पढ़ाने का? आप लोगों को कैसा लगा ये? तो बहुत अच्छा लग रहा आज है। 2 हफ्ते हो गए तकरीबन ना हमारे को, तकरीबन नहीं 10 दिन हो गए होंगे आज। जी 10 दिन हो हाँ, 10 दिन हो गए। देखिए, कन्वेंशनल मेथड में आपको पहले एक टेक्स्ट बुक दी जाती है ना, जी फिर वो जी टेक्स्ट बुक को पढ़ाया जाता है ना। सही होता है ना। जी सर हमारे मेथड में, नॉन कन्वेंशनल मेथड में, आपको अपनी टेक्स्ट बुक खुद बनानी है। जो होमवर्क है ना, वही आपकी टेक्स्ट बुक है। ध्यान दिया आप लोगों ने? जी टेक्स्ट बुक क्यों होती है आप लोगों के लिए, हमारे लिए? ताकि आप रेफर बैक कर सके ना, किसी चीज को रेफर कर सके कि यार उस दिन जो सिखाया था वो कहाँ लिखा हुआ है, वो यहाँ लिखा हुआ है, पेज नंबर सो एंड सो पे लिखा हुआ है। राइट और रॉन्ग? जी सर या रेफर बैक या रेफर फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। इसके अंदर जाके आप फॉरवर्ड रेफर भी कर सकते हैं कि कल टीचर क्या सिखाने वाला है। ठीक है ना। जी जी असल मेथड क्या है? आपको अपनी बुक, अपनी टेक्स्ट बुक खुद लिखनी है। ठीक है ना। जी आपकी अपनी टेक्स्ट बुक क्या है? आपका खुद के नोट्स हैं जो आप मेरे को भेजते हैं, होमवर्क जो आप मेरे को भेजते हैं। ठीक है ना, वही आपकी टेक्स्ट जी बुक है। जी ठीक है ना। कन्वेंशनल मेथड में क्या होता है, आपको है ना मार मार के सिखा दिया गया था कि ठीक है, यहाँ पे जब फिर ये मर रहा, पढ़ इसको, कैसे पढ़, क्यों पढ़, आपको नहीं मालूम था कि श्रद्धा क्यों आता है। ठीक है ना। हमको मालूम नहीं, किसी को प्यार से सिखाया होगा, लेकिन है ना कुरान तो मार के ही सिखाया है, पढ़, मर रहा पढ़। ठीक है ना। है कि नहीं? पढ़ इसको, मर रहा पढ़। क्यों जी पढ़ूं सर मैं? नहीं, पढ़। ठीक है, फिर हमको आदत पड़ गई पढ़ पढ़ के मर रहा, है ना। हमको कभी भी नहीं पता था कि एक जी मीम लगा हुआ है, एक रॉ लगा हुआ है, एक रॉ लगा हुआ है, मीम पे फतह है, एक पहले पे रा है, दूसरे पे फतह है। ऐसा नहीं पता था ना। नहीं ये जी कन्वेंशनल मेथड था।
ये कन्वेंशनल था, ये नॉन कन्वेंशनल है कि आपको चीजों के बारे में बताया जाए कि ये क्यों है, व्हाई, ठीक है ना, ये रीजन को सेटिस्फाई किया जाए, क्वेश्चन मार्क को सेटिस्फाई किया जाए कि व्हाई वी आर रीडिंग इट लाइक दैट, जी ठीक है ना। तो ये मेथड आपको पसंद आया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा नॉन जी सर। कन्वेंशनल मेथड में है ना, ये नया कुछ चीज नहीं है, ये पुराना ही मेथड है, किसी ने नया डेवलप नहीं किया है, ये पुराना ही मेथड है। और नॉन कन्वेंशनल मेथड में एक सब्जेक्ट लिया जाता है और फिर उस सब्जेक्ट को जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता है, पेज दर पेज वही चलता रहता है। नॉन कन्वेंशनल मेथड में ऐसा नहीं होता है। नॉन कन्वेंशनल मेथड में एक सब्जेक्ट लिया जाता है, उसको थोड़ी देर पढ़ाया जाता है, फिर दूसरा सब्जेक्ट लिया जाता है, फिर उसको थोड़ी देर पढ़ाया जाता है, फिर जब ये थोड़ा हो जाता है फिर वापस शायद इस सब्जेक्ट पे आ जाए आती है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इसको फिर रिवाइज करना पड़ेगा, है ना, और फिर इसका एक दूसरा एंगल, एक दूसरा नजरिया सामने आएगा, ठीक है ना, जी है ना। और आपको एक से ज्यादा नजरिए, एक से ज्यादा एंगल ऑफ व्यूइंग देखने मिलेंगे नॉन कन्वेंशनल मेथड में। कन्वेंशनल मेथड बोलता है यही व्यू है, एक ही व्यू है, दूसरा व्यू बहुत रेयरली आपको दूसरा व्यू दिखाया जाएगा, ठीक है ना। ये जी सब कहाँ जी से सीखने मिलता है आपको? ये सब कुरान से सीखने मिलता है। कुरान में कोई भी एक मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी आपको कंटिन्यूअसली स्टार्ट से एंड तक, एंड टू एंड तक कभी भी सुनने नहीं मिलेगी, कभी भी पढ़ने नहीं मिलेगी। जी देखा आपने, कभी नोट किया जी सही बात सही है है ना, सर। कभी थोड़ी सा हिस्सा इधर है, कभी थोड़ा सा हिस्सा उधर है, कभी थोड़ा सा हिस्सा ताहा में है, कभी वही जो जादूगर है उनका एक एंगल से बात हो रही है, कभी वही जादूगरों की किसी दूसरे एंगल से बात हो रही है, कभी जी आदम अलैहिस्सलाम और जो शैतान का किस्सा एक एंगल से बताया जा रहा है, कभी आदम और शैतान का किस्सा दूसरे एंगल से बताया जा रहा है। ध्यान दिया आपने कभी? जी सर। जी ये है नॉन कन्वेंशनल मेथड आपको सिखाने का। कन्वेंशनल मेथड क्या था? एक स्टार्ट जेनेसिस से शुरू करते और कयामत तक खत्म कर देते। जी ये इंसानों का लिखने का तरीका होता ना, जेनेसिस से जी शुरू करते और कयामत पे खत्म कर देते, है ना। ऐसा हुआ नहीं, लेकिन एक नेचुरल तरीका क्या था कि आपको थोड़ा थोड़ा जब जब जरूरत हो तब तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे जैसे जरूरत थी वैसे वैसे कुरान उतारा। और हमको भी सीखने मिला कि एक चीज को कई एंगलों से समझा जा सकता है, जी ठीक है ना। बात समझ में आई आपको कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल के बीच में? जी जी सर। अगर यही चीज मैं आपको पहले दिन आपको समझाया होता तो शायद आप लोगों को नहीं समझ में आती कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। लेकिन आज जी 10वें और मेरे को नहीं लगता 10 हो गए होंगे शायद ना, 10वीं क्लास में आपको आइडिया लग रहा है, या 7वीं 8वीं जो भी सेवेंथ होगी, क्लास है आज के सर। उसमें आपको आइडिया लग रहा है हम करना। 7th क्लास में ना, 5th क्लास में बात हुई थी हमारी कि 5th में बात करेंगे, जी लेकिन आज 7th क्लास में आपको आइडिया लग रहा है कि हम कैसे सीखेंगे और आगे कैसे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। एवरीबडी एग्रीज ऑन दिस, राइट? यस सर। हाँ, आपकी जी टेक्स्ट बुक कहाँ है? आपके खुद के हाथों में है आपकी टेक्स्ट बुक, ठीक है ना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब और आप एज अ वे ऑफ इंट्रोडक्शन आप मेरे को ये बता सकेंगे कि कौन कौन है जिन्होंने ऑलरेडी कोई क्लास कर रखी है ये क्लास के अलावा? एक्चुअली आज हमारा इंट्रोडक्शन का दिन है, पहला दिन इंट्रोडक्शन का नहीं था। और कोई है जिन्होंने पहले कोई क्लास कर रखी हो? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम रहमतुल्लाह सिस्टर। जी सर, मैंने एक थोड़े बहुत क्लासेस अटेंड किए थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे सर, लेकिन मुझे जो स्टार्टिंग चाहिए था वो मुझे नहीं मिला सर। वो डायरेक्ट हाजा बैतून ऐसा कर रहे थे, तो मेरे समझ में तो आ रहा था बट सब दिमाग के ऊपर से जा रहा था सर। मैं माशाल्लाह, जो कोई चाहती बात नहीं थी सिस्टर, वो भी एक अल्हम्दुलिल्लाह तरीका है। मुझे यहाँ से मिला सर। मुझे चाहिए था पिन टू पिन स्टार्टिंग से यहाँ तक, जो भी तो सवाल आपने वो मेरे पूरी क्लास की थी, वो वाली पूरी नहीं की? थी सर, बट अभी भी चल रहे हैं, बट मैंने वो स्किप करके यहाँ पे आ गई सर, क्योंकि मुझे नहीं नहीं, ऐसा चाहिए मत था कीजिए स्टार्टिंग सिस्टर। से। देखिए जैसा है ना, एक से ज्यादा एंगल दिखाने के होते हैं ना, ऐसे एक से ज्यादा एंगल सीखने के भी होते हैं। आपको एक से ज्यादा क्लास करेंगे तो यू विल गो टू द टॉप लेवल,
ठीक है ना, एक अल्हम्दुलिल्लाह सर महीना वहाँ क्लास पे ठीक है। अटेंड मैंने किया था, बोल के थोड़ा यहाँ पे भी समझ में आ रहा है, बट मैं जो पिन टू पिन स्टार्टिंग से बेसिक चाहती थी वो मुझे यहाँ मिल रहा है सर। मैं जैसे कि मान गया बहुत सिस्टर, से लेकिन है ना आप सवाल, दूसरी क्लास को भी करते रहिए, ऐसा नहीं छोड़ नहीं देना चाहिए, दूसरी नहीं क्लास को भी टाइमिंग करते यही टाइमिंग है सर, आपकी क्लास की अरे टाइमिंग ही है वो भी। हाँ, तो इसलिए फिर तो मैंने मुश्किल सोचा जो मुझे चाहिए वो फर्स्ट यहाँ से ले लेती हूँ, बाद यहाँ का कोर्स अगर खत्म हो गया तो वहाँ कंटिन्यू कर लूंगी। अच्छा, कोई और है जिन्होंने और ऐसी कोई क्लास कर रखी हो? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। सर जैसे अभी सिस्टर ने बताया, मैं भी वही सेम कोर्स से हूँ, मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। माशाल्लाह। प्रॉब्लम इस सेम टाइमिंग है सर, अरे 6:30 to 8 o'clock रहता वो। अरे वो लोग कुरान से भी करा रहे हैं सर। हाँ हाँ, वो तो बहुत सही है ना, हम तो लैंग्वेज ही सिखा रहे हैं सिस्टर। अच्छा, हुदा क्लास से कोई आए हुए हैं क्या? हुदा वाले जी, किसी ने हुदा वाले मालूम या हुदा वाली टेक्निक मालूम है ना, लोग वर्ड टू वर्ड सिखा देते हैं बाकायदा, वो वाली टेक्निक से कोई आए हैं क्या? किसी ने किताबें पढ़ी हैं क्या, अरबी की ग्रामर की किताबें? वही वही वाली किताब, हम सभी एक ही ग्रुप वाले हैं सर। हम जो तीनों भी अभी दोनों बोले ना, वही किताब पढ़े हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं किया हमने। 10-11 चैप्टर्स हैं बस। मदीना अरबिक रीडर। मदीना अरबी ट्री मेरी बहन बहुत अच्छी किताब है। अगर आप मेरे से कोई पूछेगा ना तो मैं यही बोलूंगा कि मदीना अरबिक ट्री, मदीना अरबिक वाली किताबें पढ़ो। वो 3 वॉल्यूम है, अभी 4था वॉल्यूम भी आया है, मैंने खुद पढ़ी है वो किताब, बहुत अच्छी किताब। ये कंप्लीट हुआ है सर। हाँ, वैसे ऐसे 3 वॉल्यूम की है, अब्दुल रहमान साहब की, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो। वी आर अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम, हाँ, बहुत अच्छी किताबें हैं सिस्टर। मैं खुद सोच रहा हूँ कि अगली अगली क्लास में ना उनकी फर्स्ट जो टेक्स्ट बुक है उसको थोड़ा रेफर करके पढ़ाया जाए। वो बहुत वो अच्छी, तो आप क्लास छोड़िए मत, बहुत अच्छी क्लास नहीं है नहीं, वो। वो क्लासेस तो थोड़ा स्टॉप है सर, वो टीचर हमारे थोड़ा मसरूफ है इसलिए स्टॉप किया गया है। हाँ, बट बहुत ये जो अच्छी है ये क्लास है। वही के स्टूडेंट्स दूसरी क्लासेस ले रहे हैं, अच्छा और वो माशाल्लाह, टाइमिंग आपके टाइमिंग ठीक से है, साथ मैच होती है सर। क्लैश हो रही है, हाँ, ठीक है। क्लास हो रही है सर। मैं बोल रहा हूँ मंडे ना, वो भी बहुत अच्छी टू क्लास है। हमारी वेडनेसडे वी आर अवेलेबल। क्लास करने के बाद अगर आपको दूसरा मौका मिले वो क्लास ज्वाइन करने का तो जरूर ज्वाइन कीजिए। वो कितने महीनों की क्लास है सिस्टर? ये तो करीब 1 साल से चल रहा है सर ये। टाइमिंग और उसका डेज फिक्स टाइम ही नहीं है सर। हाँ, वो थोड़ी लंबी क्लास है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसको, वो बहुत डिटेल में लेके जाएंगे, बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्लास, वन ऑफ द बेस्ट क्लास, और वन ऑफ द, मेरे को तो बहुत अच्छी किताब लगी, बहुत अच्छी किताब है, वन ऑफ द बेस्ट बुक जो अब्दुल रहमान साहब ने लिखी है ना, वन ऑफ द बेस्ट बुक। अगर किसी को बातचीत करना भी सीखना है ना, तो उनकी एक शायद यूट्यूब पे मैंने कुछ देखा था, वो बातचीत करना भी सिखाते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ठीक है, वे ऑफ इंट्रोडक्शन कोई और है जिनको ग्रामर के बारे में इंफॉर्मेशन है किसी और क्लास या किसी और जरिए से? सर मैं रिपीटर हूँ, मैंने आपकी पहली माशाल्लाह। क्लास की थी तो ये तो रिपीट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं जी। सर। अच्छा, आपको पुरानी पहली क्लास में इस क्लास में फर्क लग रहा है? मतलब एक्चुअली सर मैं स्टार्टिंग के कुछ स्टार्टिंग से ही छोड़ दिया था? स्टार्टिंग के क्लासेस नहीं मिले थे मुझे, तो ये एक्चुअली काइंड ऑफ थोड़ा सा न्यू है मेरे लिए, लेकिन आई नो दिस स्टफ क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ा हूँ ना, ये तो ये सब मेरे लिए काइंड ऑफ रिफ्रेशर है, बट इट्स प्रीटी गुड। माशाल्लाह जी। अच्छा, आपने स्कूल में पढ़ा है? माशाल्लाह। हाँ, वो क्योंकि कुवैत की पैदाइश है तो कुवैत में अरबिक स्कूल में 1 साल में था, उसके बाद ये बेसिक्स जो पढ़ाते वो लोग, तो 10th तक उधर ही था मैं, तो मतलब लेकिन इट्स आई रियली लाइक इट, लाइक इट्स रिफ्रेशर कोर्स फॉर मी, तो मेरे लिए काफी फायदा हो रहा है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूछने का मतलब क्या था मालूम है, क्योंकि मेरे को मालूम पड़े कि अगर है ना कोई ऐसी चीज जो आप लोग मेरे को इंट्रोड्यूस करा सके कि ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाओ, या इसको ऐसे नहीं ऐसे बताओ, तो इट विल बी अ गुड थिंग फॉर मी। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए शुरू करते हैं हम ना अपनी क्लास अभी शुरू करते हैं। हमने ऑलरेडी थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन इट वाज नॉट अ वेस्ट, है ना, नथिंग इज वेस्ट इन दिस वर्ल्ड। ठीक है ना, आपको आइडिया लगा ना कि हम अपनी क्लास कैसे चलाएंगे और कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है ना? अच्छा, आप मेरे को बताइए, जैद का पेन इंग्लिश में कैसे लिखा जाए? Zed's pen.
जैद, और क्या लिखूं? apostrophe s Zed's pen. एफ्रोस्ट्रोफी एस और पेन। और भी एक तरीका है लिखने का ना, Pen of Zed. पेन ऑफ Zed. जेड। गौर फरमाइए, ये एफ्रोस्ट्रोफी के पहले जो है वो कौन है? मालिक है। जी। एफ्रोस्ट्रोफी के बाद जो है एस के, एफ्रोस्ट्रोफी एस के बाद वो कौन है? मिल्कियत है ना? ऐसे ही है ना? या पोजेसर इधर है और पोजेशन इधर है, ठीक है ना? जी। पोजेसर इधर है और पोजेशन इधर है, ऐसा ही है ना? जी। ऑफ के पहले मिल्कियत है और ऑफ के बाद में क्या है? मालिक है ना? जी। सबको समझ में आ रहा है ये वाला डिवीजन, ये वाला तरीका? इंग्लिश में क्या कहते हैं? पहले सर क्या है? देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैद की कार कैसे लिखा जाएगा? Zed's car. जैद्स कार। दूसरा तरीका क्या लिखने का है? कार ऑफ Zed. अब मेरी बात पे गौर फरमाइए आप लोग कि ये जो एफ्रोस्ट्रोफी एस है ना, ये डिवाइडर है, ठीक है ना? हाँ, इसके पहले जो लिखा हुआ है ना वो ओनर है, राइट? Right. और इसके बाद जो लिखा हुआ है ना वो उसकी पोजेशन है। Okay. Owner or possession. पोजेसर, और इसको पोजेसर भी बोल सकते हैं, राइट? जी। है ना? पोजेसर और पोजेशन, ठीक है ना? और उर्दू में इसको बोलेंगे मालिक है ना? जी। मालिक की मिल्कियत होती है, मिल्कियत यानी वो चीज जो वो ओन करता है, ठीक है ना? मिल्कियत, Okay. मिल्कियत, ऐसा ही है ना डिवीजन, जी सर। है ना? और अगर इस दूसरे इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से लिखेंगे, कार ऑफ जैद, तो ये उल्टा हो जाता है। ऑफ के पहले जो है ना वो पोजेशन है, राइट? और ऑफ के बाद जो लिखा हुआ है वो पोजेसर है, यानी ओनर यहाँ लिखा हुआ है। ऐसा ही है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों? जी। बात समझ में आई? ओके, राइट। यू गेटिंग द पॉइंट? एवरीबॉडी गॉट द पॉइंट? जी। इंग्लिश में पोजेसर पोजेशन की एफ्रोस्ट्रोफी से डिवीजन होता है। दोनों नाउन है, ध्यान दिया आपने? कार, जैद भी एक नाउन है, कार भी एक नाउन है, कार भी एक नाउन है, जैद भी एक नाउन है। ये डिवाइडर है, ये दोनों डिवाइडर है। ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान दिया आप लोगों ने गौर से? जी जी जी। जी कोई सवाल? नहीं ना? पोजेसर और पोजेशन पता चली आपको? जी। हाँ, अगर एफ्रोस्ट्रोफी से लिखना है तो पहले पोजेसर लिखना है, एफ्रोस्ट्रोफी बनानी है, फिर उसके बाद लिखना है पोजेशन। सही गलत? सही है ना? सही है ना? पहले पोजेसर लिखना है, एफ्रोस्ट्रोफी लगानी है और फिर पोजेशन लिखनी है। सही? अगर ऑफ के साथ लिखना है तो पहले पोजेशन लिखनी है, फिर ऑफ लगाना है और फिर पोजेसर लिखना है। ये इंग्लिश में दो तरीके हैं पोजेसर और पोजेशन बताने के लिए, मालिक और मिल्कियत बताने के लिए। मालिक कौन है? हामिद, और हामिद हाउस में मालिक कौन है? हामिद हाउस में हामिद। हामिद। और हाउस ऑफ हामिद में हामिद ही मान। हामिद, है ना? और हाउस क्या है? उसकी मिल्कियत है दोनों तरफ, ठीक है ना? इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया तरीका। उर्दू में क्या है? हामिद का घर। हामिद
का घर, है ना, ये उर्दू में ऐसा लिखा जाएगा। ये का के पहले जो है ना वो क्या है, मालिक है, और का के बाद जो है वो क्या है, मिल्कियत है। हामिद का घर। किसी और तरीके से लिख सकते हैं इसको उर्दू में? नहीं लिख सकते, ठीक है ना। दूसरा एक और एक काम हो सकता है, हामिद की गाड़ी। ये का की के पहले जो होता है वो कौन होता है, मालिक होता है। का और की के बाद में जो होता है वो मिल्कियत होती है। यही बात है ना? जी और दोनों मालिक और मिल्कियत दोनों नाउन होते हैं, ठीक है ना। ध्यान दिया आप लोगों ने, जी है ना। तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, पहले नाउन लिखिए, एपोस्ट्रोफी एस लगाइए, फिर नाउन लिखिए, है ना, जी है ना, ठीक है। मगर अब हम देखेंगे अरबी में कैसा लिखा जाता है। अरबी में है ना एक चीज क्या होती है, नाउन, पहले हम वापस से अपना रिवीजन करेंगे। नाउन क्या करता है, डिक्लाइन करता है। सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है नाउन की, रफा। दूसरी स्टेज कौन सी होती है, नसब। और तीसरी स्टेज कौन सी होती है नाउन की, जर। रफा को पहचानने के लिए या तो पूरी तनवीनें लगी हुई होंगी या एक दम्मा लगा होगा। नसब को पहचानने के लिए या तो फतह की तनवीन होगी या खुद फतह लगा होगा, या तो कसरा की तनवीनें लगी होंगी या खुद कसरा लगा होगा, ठीक है ना। हाँ, इसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, एक्यूजिटिव केस और जेनेटिव केस, ठीक है ना। ये याद आ गया ना आप लोगों को वापस? जी जी, हेलो, आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी तो सिस्टर की इसको आवाज इंग्लिश में क्या नॉमिनेटिव केस, एक्यूजिटिव केस और जेनेटिव केस। स्पेलिंग आप स्पेलिंग से क्या मुश्किल होती है यार? नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और जेनेटिव केस, ठीक है ना। देखिए ये नाम याद मत रखिए, आपको मैं तो खाली किसी को ग्रामर इंग्लिश का याद होगा ना तब मैं बता रहा हूँ, आप उसकी कॉन्सेप्ट को याद रखिए। क्या हमारा दोनों फायदा हो जाए, हमको उर्दू और अरबी तो आता ही है, क्या इंग्लिश भी आ जाए तो साथ में अच्छा, आपको दो काम अरबी हो आती है माशाल्लाह? जी आपको अरबी का ग्रामर आता है माशाल्लाह? जी। अरे वाह, मैं तो पूछ रहा था आपने बताया नहीं, कहाँ सीखा सर आपने? हम इस ग्रुप में 3 आलिम हैं, इनामुल्लाह, खुबैब और इनामुल्लाह, खुबैब और माशाल्लाह माशाल्लाह, अहलन व सहलन, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपने क्या कैसे सीखा है सर? पूरा आलिमियत किया है। हाँ वाह माशाल्लाह, आलिमियत का पूरा कोर्स किया है आपने? हाँ जी माशाल्लाह। तो सर हमारा कैसा लग रहा है आपको? मखनोजिया जो है सब आलिम है, वाह माशाल्लाह, कनौजिया जो है हमारे पास वो सब आलिम है, माशाल्लाह सब माशाल्लाह आलिम हाफिज। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत अच्छे सर। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरे भाइयों, आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है हमारा कोर्स? कैसा लग रहा है, आसान है या आसान कन्वेंशनल बहुत जो आप जैसे आपने तरीके से सीखा था, जो कन्वेंशनल तरीके से, उससे आसान है या मुश्किल है? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। है ना, कन्वेंशनल तरीके से तो जैसे वो सिस्टर ने बताया बैतुन, तो बैतुन याद रखना ही पड़ेगा आपको, राइट। अगर मैं है ना लिखते टाइम कहीं मुश्किल कहीं गलती कर दूं ना, उर्दू वालों और अरबी वालों से मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे को जरूर टोकिएगा, ठीक है ना। इंशाल्लाह। और आलिम साहब मैं आपको ये बात बता दूं, हमारा कोर्स है ना बेसिक कोर्स है, ठीक है ना, बिल्कुल से बिल्कुल बेसिक में है, बिल्कुल बेसिक में हम लोग, ठीक है ना। तो थोड़ा सा डीप अगर हम ना जाएं तो आप ध्यान रखिएगा कि हम सिर्फ बेसिक कोर्स में कर रहे हैं। कभी अल्लाह हिदायत देगा, मेहनत करेंगे हम तो फिर एडवांस कोर्स करेंगे, तब देखेंगे कुछ चीजें एडवांस में ले जाएंगे, इंशाल्लाह ठीक है ना। इंशाल्लाह। माशाल्लाह। चलिए, तो ये नॉमिनेटिव, एक्यूजिटिव और जेनेटिव आपको पता चल गया। जी अब मैं अरबी में आपको बोलता हूँ कि अगर आपको अरबी कैसे लिखी जाती है, राइट से लेफ्ट में लिखी जाती है। तो अरबी के अंदर पहले आपको है ना मिल्कियत लिखनी है और फिर मालिक लिखना है। मिल्कियत को आप लिखिए रफा की पोजीशन में
और मालिक को लिखिए जर की पोजीशन में, तो ये बन जाएगा कॉम्बिनेशन मालिक मिल्कियत का। जैसे कि बहुत आसान है, बहुत आसान है। हाँ, अभी इसकी आखिरी हरकत पे निशानी नहीं लगाई है हमने कुछ भी, ठीक है। हाँ, अगर ये बैत का मतलब होता है हाउस ना, घर, ठीक है। इसको रफा में लाना है तो मैं लिखूंगा बैतु अल्लाह ही, और इसको जर में लाऊंगा, ये जर में आ गया, और ये किधर है, रफा में, बैतुल्लाही। अब इसका क्या मतलब होगा, अल्लाह का घर, हाउस ऑफ अल्लाह, अल्लाह हाउस, हाउस ऑफ अल्लाह, अल्लाह हाउस, ठीक है ना। बहुत आसान, मालिक मिल्कियत बनाना। मालिक कौन है इसमें, अल्लाह। अल्लाह मालिक है, और मिल्कियत कौन है, घर, बैत, है ना, घर मिल्कियत है, ठीक है ना। अभी रसूलुल्लाही, ये लाम है, रसूलुल्लाही क्या ट्रांसलेट करेंगे इसको आप, अल्लाह के रसूल। अल्लाह का रसूल। अल्लाह का रसूल, अल्लाह के रसूल, दोनों बातें सही है, रिस्पेक्टफुल्ली अल्लाह के रसूल और अल्लाह का रसूल, हाँ लिटरली अल्लाह का रसूल, दोनों बात सही है। मालिक कौन है, अल्लाह। अल्लाह है, मिल्कियत कौन है, देखिए अब मालिक जो हम बोल रहे हैं ना, ये मालिक का मतलब है पोजेसर, है ना, और मिल्कियत का मतलब है पोजेशन। ऐसा उसको लिटरली मालिक का मतलब मत दे दीजिएगा, ठीक है ना। लिटरली मालिक तो सब चीज का मालिक अल्लाह ही है, ठीक है ना। मालिक हम जब बोल रहे हैं तो इसका मतलब है, हम आसान करने के लिए बोल रहे हैं, अपनी जबान के लिए भी और आपके समझने के लिए भी। पोजेसर और पोजेशन एक तो एक जैसे ही सुनने में आते हैं, और है ना बोलने में भी मुश्किल होती है, पोजेसर और पोजेशन। ये मालिक मिल्कियत वाली कॉम्बिनेशन कहीं और किताब में लिखी हुई नहीं मिलेगी, ये मैं बोलता हूँ सिर्फ, है ना। हाँ, पोजेसर और पोजेशन, हाँ, और उसको ये वाली कॉम्बिनेशन को मुदाफ और मुदाफ इलैही वाली कॉम्बिनेशन बोलते हैं। मुदाफ का मतलब होता है इजाफा, का मतलब पता है आपको, इजाफा करना किसी चीज का जी, क्या मतलब होता है, एडिशन, एडिशन। एडिशन एंड एडेड टू, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे उस लफ्ज को, उस डेफिनेशन को, उसका मतलब होगा एडिशन एंड एडेड टू। मुदाफ मुदाफ इलैही वाली कॉम्बिनेशन इसको बोला जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम अपनी क्लास में इसको पोजेसर पोजेशन वाली कॉम्बिनेशन या मालिक मिल्कियत वाली कॉम्बिनेशन बोलेंगे, ठीक है, आसानी के लिए। यहाँ तक ठीक है ना। जी। नस्र का मतलब होता है हेल्प, नस्र का क्या मतलब होता है, हेल्प। तो अल्लाह की मदद लिखने के लिए नस्र के ऊपर रा के ऊपर कौन सी हरकत लगाऊंगा मैं, दम्मा। दम्मा, दम्मा, यानी रफा की पोजीशन में ले आऊंगा। नसरू अल्लाह, इसमें क्या लगाऊं, नसरुल्लाह की, अब ये क्या हो जाएगा, हेल्प ऑफ अल्लाह, अल्लाहज हेल्प, हेल्प ऑफ अल्लाह, अल्लाहज हेल्प, ठीक है ना। और दूसरे नजरिए से देखेंगे तो अरबी में पहले मिल्कियत लिखी जाती है, फिर मालिक लिखा जाता है। स्टैंडर्ड रूल है, एक ही रूल है, क्या रूल है, स्टैंडर्ड रूल, पहले मालिक लिखा जाएगा, फिर मिल्कियत लिखी जाएगी, पहले पोजेसर लिखा जाएगा, फिर पोजेशन लिखी जाएगी, ठीक है ना, याद रहेगा आपको। लेकिन जैसे ही आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या क्या ट्रांसलेट करेंगे, पहले मिल्कियत लिखेंगे, हेल्प ऑफ अल्लाह एक तरीका, और दूसरी तरीके से सेम लिखेंगे, अल्लाहज हेल्प, ठीक है ना। ट्रांसलेशन में समझ गए ना, ये रिवर्स हो जाएगा, राइट, अल्लाह की मदद, ठीक है। ये नाका, नाका का मतलब होता है फीमेल कैमल, शी कैमल,
क्या मतलब होता है सर इसका? She camel. शी कैमल, फीमेल कैमल, ठीक है ना। ये शी कैमल को इंग्लिश में भी कोई नाम होगा मगर मुझे पता नहीं है, लेकिन इसके लिए मैंने इसको शी कैमल लिख दिया, यानी ऊंटनी, ठीक है ना। और मेरे को लिखना है अल्लाह की ऊंटनी, तो मैं क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा सर? नाकतुल्लाही। नाकतु अल्लाह ही। ये कौन सी पोजीशन में है? ये नाउन रफा में से। रफा। रफा में। और ये कौन सी पोजीशन में है? कौन सी स्टेज में है? जर में। नाकतुल्लाही का मतलब क्या होगा? ट्रांसलेशन क्या होगा? अल्लाह's camel। मालिक को अल्लाह शी कैमल, ऊंटनी। अल्लाह शी कैमल, अल्लाह की ऊंटनी। अब शी कैमल को कुछ बोलते होंगे इंग्लिश में, कोई पर्टिकुलर वर्ड होगा, मुझे याद नहीं है, तो ऐसे ही बोल सकते हैं अल्लाह शी कैमल, ठीक है ना। और उर्दू में क्या होगा? अल्लाह की ऊंटनी, अल्लाह की ऊंटनी, ठीक है ना। मालिक कौन है? अल्लाह। देखिए सब बोलिए, ये बोलने वाली क्लास है। हाँ, तो यहाँ मालिक पे कौन है? ना फीमेल की निशानी है ना सर? नहीं सिस्टर, ऐसा नहीं होता। वो नून आया ना, एंडिंग जो होता है। नहीं, वो प्रोनाउन में है सिस्टर। हाँ, हर जगह ना नून की निशानी नहीं होती है, ठीक है ना। हर जगह नहीं होती, ठीक है ना। यौम का मतलब पता है आपको? दिन। हाँ, फैसले का दिन बोलना हो तो मेरे को यौमुल फस्ली। यौमुल फसली। मालिक कौन है? मालिक कौन है? पता नहीं चल रहा सर मालूम पड़ रहा है आपको, साफ लिखा हुआ है। मालिक मिल्कियत की पोजीशन है। हाँ, मिल्कियत हमेशा रफा में होती है और मालिक हमेशा जर में होता है। यौमुल फसली, फसल का दिन, फैसले का दिन, कयामत का दिन। बात समझ में आई? कयामत का दिन। देखिए का और की जब भी आप ट्रांसलेट करेंगे वो मालिक मिल्कियत वाली पोजीशन होगी। बात समझ में आई सर? अभी और भी देखेंगे, आज नहीं कल देखेंगे, अभी तो हम थोड़ा सा ऐसे ही लिख रहे हैं। लैला, लैला का मतलब पता है? लैल का मतलब रात। लैलतुल कद्र। लैलतुल कद्री। देखिए आप ग्रामर क्लास में हैं, आखिरी हरकत पढ़ना आपका ऑलमोस्ट फर्ज है। क्यों फर्ज है? क्योंकि आखिरी हरकत आपको बताएगी कि नाउन का सेंटेंस में काम क्या है। सही है गलत? जी सर। लैलतुल कद्री में मालिक कौन है? लैला। कद्र है। कद्र है। मालिक कद्र है। मालिक हमेशा जर की पोजीशन में होता है और मिल्कियत हमेशा रफा की पोजीशन में होती है। और जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आप बोलेंगे कद्र वाली रात, डिक्री वाली रात, नाइट ऑफ डिक्री, ऐसे ही करेंगे ना। मालिक कौन है? कद्र। कद्र है। और मिल्कियत कौन है? रात। रात है। लैलतुल कद्री। लैल का मतलब होता है रात। हाँ, जस्ट फॉर द फन ऑफ इट। अभी टाइम क्या हो रहा है हमारे पास? थोड़ा सा टाइम है ना? नहीं, अभी टाइम है हमारे पास। नहीं, टाइम खत्म हो गया ना अपना? नहीं है टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह है अभी 10 मिनट है अभी। मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ आप लोगों का ध्यान ऐसे ही थोड़ा लाइट करने के लिए, आप लोगों को याद है एक किस्से की बुक है, किताब है, अल्फ क्या आप उसको बोलते हैं? लैला सर। अलिफ लैला। याद है आपको? एक किताब का नाम है अलिफ लैला। जी। ना, वो यमन में लिखी हुई किताब है। उसका असल नाम है अल्फ लैल व लैल। अल्फ लैल व लैल।
1000 रातें और 1 रात। 1000 और 1 का मतलब होता है कंटिन्यूटी में। जब आपको कोई अरबी बोलेगा ना अल्फ मबरूक व मबरूक, यानी कंटिन्यूटी में मबरूक, आपको मुबारक, कंटिन्यूटी में मुबारक, हजारों मुबारक है। बात समझ में आई? तो उस किताब का नाम है अल्फ लैल व लैल, 1000 रातें और 1 रात, यानी 1001 नाइट्स, यानी कंटिन्यूटी ऑफ नाइट्स, इनफिनाइट नाइट्स। ठीक है ना? आपका ध्यान भटका अभी थोड़ा सा, अब इसके ऊपर वापस आएंगे हम लोग। हाँ, इस्मिल्लाही, इस्मिल्लाही का मतलब क्या होगा? अल्लाह का इसम। इस्मुल्लाही होना चाहिए ना सर, इस्मुल्लाही, बिस्मिल्लाह। इस्मुल्लाही है ना, इस्मुल्लाही है ना, इस्मुल्लाही यानी अल्लाह का नाम। लेकिन नाम। आगे बी लगा हुआ होता है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम कैसे ये आगे हो जाता है। ठीक है ना? अभी ये याद रखिए, अल्लाह का नाम। ठीक है ना? अल्लाह का फजल लिखना है मेरे को, अल्लाह का फजल। फज, यहाँ पे कौन सी हरकत लगाऊं? लाम के ऊपर, दम्मा लाम के ऊपर दम्मा 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 लगाऊं, पेश लगाऊं, और अल्लाह ही के अल्लाह के इस्मुल जलाला पे कौन सी? कसरा। कसरा लगाऊं। तो फिर मैं, ये भी एक नाउन है, ये भी एक नाउन है। ठीक है ना? इस नाउन, ये नाउन कौन सी ग्रामेटिकल पोजीशन में है, स्टेज में है? रफा 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 की ग्रामेटिकल, यानी मरफू हुआ है ना? और अल्लाह जो इस्मुल जलाल, अल्लाह के नाम को है ना इस्मुल जलाला बोलते हैं। ठीक है ना? ऐसा। हाँ, ये अल्लाह का जो नाम है इस्मुल जलाला है, ये कौन सी पोजीशन में है? जर, जेनेटिव जर में। हाँ, जेनेटिव केस में है। हाँ, मालिक कौन है, मिल्कियत कौन है? अल्लाह मालिक है सर, और मालिक है। हाँ, हाँ, अल्लाह मालिक है। मिल्कियत और के फजल। ध्यान आ गया आपको? बात समझ में आ गई? मालिक और मिल्कियत की पोजीशन समझ में आ गई? हाँ, अब एक आपका टेस्ट लिया जाएगा, फिर इसके बाद हम गेम खेलेंगे। ठीक है? फिर उसके बाद कल फिर यही करेंगे इंशाल्लाह। जी सर, कौन पढ़ेंगे हमारे लिए? अल्लाह नहीं, पूरा पढ़िए सर, आप ग्रामर की क्लास में है ना, पूरा पढ़िए। अल्लाहु सरीउ अल हिसाबी। देखिए, ऐसा पढ़ना जरूरी क्यों है आपके लिए? क्योंकि आपको है ना नाउन की आखिरी एंडिंग ही तो बताएगी कि नाउन का सेंटेंस में काम क्या है। ठीक है ना? पढ़ना जरूरी है आपको। जबकि कुरान पढ़ते टाइम ऐसा मत कीजिएगा, कुरान को वैसे ही पढ़िएगा जैसे आपको मार मार सिखाया गया। सर वो मार की वजह से तो हिसाब ही नहीं निकलता। नहीं, हिसाब भी निकलेगा भी नहीं, लेकिन अभी निकालिए, आप ध्यान से निकालिए। देखिए, हिसाब भी जब बोलेंगे ना तभी तो मालूम पड़ेगा कौन जर में है, कौन रफा में, कौन मंसूब है, कौन मजरूर है ना। अच्छा, आप बताइए, मालिक कौन है, मिल्कियत कौन है? इसको ट्रांसलेट कौन करेगा? मकनोजिया साहब ट्रांसलेट कीजिए। सर जी। अल्लाह आसान हिसाब लेने वाले। अल्लाह आसान हिसाब लेने वाले हैं। अल्लाह हिसाब में जल्दी करने वाला है। अल्लाह हिसाब में जल्दी करने वाला है, जल्दी हिसाब लेने वाला है। हिसाब का जल्दी है, हिसाब का जल्द करने वाला है। ठीक है ना? सरी और हिसाबी, हिसाब का जल्द करने वाला। सरी, स्विफ्ट, स्विफ्ट इन अकाउंटिंग। ठीक है ना? अच्छा, मालिक कौन है, मिल्कियत कौन है? मालिक मिल्कियत की कॉम्बिनेशन कहाँ है, कौन बता पाएगा मेरे को? सर ध्यान मालिक रखिए, देखिए मेरी बात ध्यान, मेरे को एक बोलने दीजिए सर। ध्यान रखिए, मालिक और मिल्कियत की पोजीशन ढूंढनी है आपको। मालिक जर में होता है, मिल्कियत रफा में होती है।
ठीक है ना? अल्लाह सरियो आके मिल्कियत सर। सर ये एक्सेप्शन आ गई है। नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं है सर। अल्लाह सरियो आके मिल्कियत, अल नहीं, हिसाबी आके नहीं मालिक। सिस्टर, देखिए मिल्कियत हमेशा जर में होती है। तो सर फिर ये मिल्कियत सॉरी हमेशा मालिक दम्मा। हमेशा जर में होता है और मिल्कियत हमेशा रफा में होता है। रफा में होती है। तो फिर तो सर आपने क्या फरमाया फिर? मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने आपकी बात पे ध्यान नहीं अल्लाह दिया। जी, अल्लाह सरियो आके मिल्कियत। मिल्कियत आप बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है सिस्टर। सिर्फ जी सर। इतनी जो है ना ये मिल्कियत है और सिर्फ इतना जो ये है वो मालिक। अच्छा, ठीक है ना? हाँ, ये भी जो है ना आप है ना थोड़ा एडवांस लेवल पे बोल रहे हैं, वो भी सही हो जाएगा। जब जितना आप बोल रहे हैं ना सिस्टर, वो हमारी क्लास से 4 क्लास आगे बढ़ के आप बोल रहे हैं, वो भी सही है। लेकिन अभी हमारी क्लास के लिए, अभी के लिए, फॉर द टाइम बिंग, सिर्फ इतना याद रखिए, ये है वो कॉम्बिनेशन। ठीक है ना? जी सर। हाँ अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है ना? अच्छा, एक और बताते हैं, फिर चलेंगे हम अपना गेम करेंगे। ठीक है ना? गेम खेलेंगे। ठीक है ना? रब्बू कौन ट्रांसलेट करेंगे? रब्बुन नासी, रब्बुन नास, खानों का रब। नासी मालिक है, रब हाँ माशाल्लाह। और रब मिल्कियत, रब मिल्कियत है ना? और ये कौन सी पोजीशन में है? ये नाउन जर जर की जर की पोजीशन में है ना? ये जर की पोजीशन में। और ये कौन सी पोजीशन में है? रफा, रफा की रफा की पोजीशन। ठीक है ना? अब इसको कल और डेवलप करेंगे, कल और सीखेंगे। लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए एक चीज आज बता रहा हूँ। नाउन क्या ना पीछे लिखा था ना हमने, नाउन डिक्लाइन होता है, राइट? जी देखा ना आपने? दिख रहा है ना स्क्रीन? नाउन डिक्लाइन होता है। रफा में जाने के लिए एक से ज्यादा रीजन है, बहुत सारे रीजन है। ठीक है ना? नसब में जाने के लिए बहुत सारे रीजन है। आज आपको रफा के 2 रीजन तो पता चल गए। एक रीजन तो है वो अगर वर्ब का सब्जेक्ट होगा तो रफा में होगा। मालिक मिल्कियत में क्या होगा? मिल्कियत होगा तो रफा में होगा नाउन, राइट? है ना? जर में जाने के लिए सिर्फ कितने रीजन है? सिर्फ 2 रीजन है। एक नाउन जर में सिर्फ 2 ही रीजन की वजह से जा सकता है और कोई तीसरा रीजन उसको जर में जाने के लिए होता नहीं है। नहीं। ये बात समझ में आई आप लोगों के? जी। तो फिर से रिपीट कर सकते हैं? हाँ सर, रिपीट कीजिए। देखिए, रफा में एक नाउन को रफा में जाने के लिए एक से ज्यादा रीजन हो सकते हैं। नसब में जाने के लिए एक से ज्यादा रीजन पॉसिबल है। आपको 2 रीजन रफा के तो मैं अभी बता सकता हूँ। दराबा जईदुन अमरन वाली पोजीशन में, यानी वर्ब का सब्जेक्ट होने के लिए नाउन को रफा में आना पड़ता है, राइट? हाँ, है जी ना? जी एक जी। आपको याद दिलाया था ना, दराबा जईदुन अमरन। ठीक है ना? तो एक तो वो पोजीशन हो सकती है। दूसरी, मालिक मिल्कियत की पोजीशन में भी रफा और जर वाली पोजीशन है ना। रफा में, नाउन रफा में है। कौन सा नाउन रफा में है? जो मिल्कियत है वो रफा में होती है, राइट? है ना? ऐसे ही होता है ना? लेकिन जर में जाने के लिए सिर्फ 2 ही रीजन है। या तो मालिक मिल्कियत में वो मालिक मिल्कियत में वो मालिक होगा, या तो दूसरा रीजन कल सीखेंगे, परसों सीखेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ 2 ही रीजन होते हैं। ठीक है ना? बात समझ में आई आपके? यानी रफा के लिए बहुत सारे रीजन सीखना बाकी है आपके। तो नसब के जब में सिर्फ 2 रीजंस है, एक मालिक है और वो दूसरा आप कल हमें बताएंगे, यूं? कल परसों आएंगे इंशाल्लाह जी। पहले मालिक तो मजबूती से समझ जाए, अच्छे से समझ जाएंगे, फिर दूसरा रीजन समझाएंगे तो ये जर अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर जर के बारे में फिर और कुछ सिखाना ही नहीं है, क्योंकि देयर आर ओनली 2 रीजंस। जी। रफा के बारे में बहुत सारे रीजंस, नसब के बहुत सारे रीजंस है, जर के सिर्फ 2 ही रीजन है। तो अगर मैंने 2 सिखा दिए तो ये सब्जेक्ट ही खत्म हो जाएगा, राइट? जी। है ना?
जी, तो एक रीजन तो आपको सिखाया मालिक मिल्कियत की पोजीशन, राइट? कॉम्बिनेशन, पोजेसर पोजेशन की कॉम्बिनेशन, मुदाफ मुदाफ इलैही की कॉम्बिनेशन, उसको लिटरली ट्रांसलेट करेंगे तो एडिशन एडेड टू की कॉम्बिनेशन। ठीक है ना? ठीक है ना? यस सर। हाँ, सबके समझ में आ गई मालिक मिल्कियत की पोजीशन? हाँ, जी। ये लास्ट जो आपने बताया अल्लाहु सरीमु अल हिसाबी, अल हिसाबी, तो इसमें रफा सरियु अच्छा थोड़ी देर के लिए ना सिस्टर, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। अब बताओ मालिक मिल्कियत कौन? हिसाबी अल हिसाबी, कौन जर में है, कौन रफा में है? हिसाब जर में, हिसाब जर में है, हिसाब अल हिसाब जर में है और सरियु रफा में है। तो मिल्कियत कौन है, मालिक कौन है? सरियु आके अल हिसाबी मालिक। हाँ, तो हिसाब का जल्दी करने वाला, हिसाब का जल्दी करने वाला, ऐसा ही है ना? हिसाब की जल्दी, जो जर की हालत में है वो मालिक वो मालिक है, रफा की हालत में है वो मिल्कियत होगी। अच्छा, वो मिल्कियत है। पोजेसर पोजेशन, पोजेसर और पोजेशन। तो सर ये मालिक और मिल्कियत का इंग्लिश में मीनिंग प्रोसेसर और पोजेशन है। पोजेसर पोजेशन, इसको इंग्लिश में बोलते ही जेनेटिव केस है, पोजेसर पोजेशन। जेनेटिव का एक मतलब यही होता है किसी चीज का ओनरशिप को वसूल करना, ठीक है ना? पोजेसर पोजेशन, यानी मतलब उसका उर्दू में मालिक और मिल्कियत। उर्दू में मालिक मिल्कियत है, लेकिन इसका लिटरल नाम है जो एक्चुअली ग्रामर वाले इसको नाम देते हैं वो मुदाफ व मुदाफ इलैही, यानी एडिशन एंड एडेड टू। देखिए किसी चीज की मिल्कियत किसी चीज को ऐड, मेरी अगर कोई कार है तो वो मेरे लिए एडिशन है ना, मेरे एसेट में एडिशन है, इसीलिए उसको एडिशन एंड एडेड टू वाली कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है सिस्टर? अच्छा अच्छा, है ना? जी हाँ समझ गए, शुक्रिया। समझे ना? ठीक है ना? एक और कल और भी करेंगे ऐसे। ये आइन है। हाँ जी, क्या लिखा है सर? तलबुल इल्मी, तलबु अल इल्मी मतलब इल्म हासिल करने वाला, इल्म का तलब करने वाला। नहीं, तालिब नहीं है मेरी बहन, तलब है, तलबुल इल्मी, तालिबुल इल्मी नहीं है, तलबुल इल्मी है। इल्म का तलब करना, इल्म की तलब, इल्म की चाहत, इल्म की वांटिंग, है ना? वांट ऑफ इल्म यानी वांट ऑफ नॉलेज या सीकिंग ऑफ नॉलेज, है ना? ऐसे ही ना? हाँ, ये तलब है, तालिब नहीं लिखा हुआ है, तलब लिखा हुआ है, ठीक है ना? हाँ, तलबुल इल्मी, इसको क्या ट्रांसलेट करेंगे? सीकिंग ऑफ या सीक ऑफ नॉलेज, सीकिंग ऑफ नॉलेज एक्चुअली, है ना? सीकिंग ऑफ नॉलेज। हाँ, इल्म की तलब, इल्म की तलब। मालिक कौन है, मिल्कियत कौन है? मालिक सर तलबु आके मिल्कियत। कौन सिस्टर? तलबु तलबु क्या है? मिल्कियत सर। मिल्कियत है, माशाल्लाह। और अल इल्मी आके मालिक। अल इल्मी मालिक है, मालिक मिल्कियत की कॉम्बिनेशन है। हाँ, इल्म की तलब, इल्म की तलब लिखते टाइम हम ऐसे लिखेंगे, इल्म की तलब उर्दू में लिखने के टाइम पे। हाँ, सीकिंग ऑफ नॉलेज या दूसरे तरीके से, ठीक है इंशाल्लाह ताला। बाकी अब कल करेंगे इंशाल्लाह, अब तो टाइम खत्म हो गया ना हमारा। जी ठीक है ना, बाकी कल करेंगे। यही चीज को कुरान के अंदर कैसे कैसे यूज। होमवर्क आज कुछ नहीं है सिस्टर,
अभी भी होमवर्क वो कंटिन्यू है कि आपको हुआ हुमा हुम याद रखना है, याद करना है, बिल्कुल याद करना है, ठीक है ना? जी सर। आज होमवर्क कुछ नहीं है ना, आज आपको यही करना है, कल मिलेगा होमवर्क इंशाल्लाह। अल्लाह खैर। ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।